हाय दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं परफोरेटेड ईयर ड्रम। तो चलिए देखते हैं। तो परफोरेटेड ईयर ड्रम पढ़ने से पहले जो ईयर के पार्ट होते हैं पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो ये कहलाता है हमारा आउटर ईयर, जो कि हमें विजुअलाइज होता है, आंखों से दिखाई देता है। सेकंड ये होता है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं ईयर ड्रम और ऑसिकल्स। ईयर ड्रम जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर कान का पर्दा भी बोलते हैं। ऑसिकल्स जिसमें कि मेलियस इंकस स्टेपिस बोन आती हैं। देन यहाँ पर होता है हमारा इनर ईयर। ठीक है, तो जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा है, ये क्या करता है, जो भी बाहर से साउंड आती है, वाइब्रेशन आती है, तो उसको अंदर तक ट्रांसफर करता है ताकि हम सुन पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी बाहर से कोई इंसेक्ट अंदर ना चला जाए, कोई भी डस्ट पार्टिकल इंटर ना करे, इसके लिए प्रोटेक्शन का काम भी ईयर ड्रम करती है। लेकिन परफोरेटेड ईयर ड्रम में होता क्या है, देखिए परफोरेटेड ईयर ड्रम में क्या हो जाता है, रप्चर परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम। तो जो हमारी ईयर ड्रम होती है, जो कान का पर्दा होता है, वो रप्चर हो जाता है। उसमें कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो रप्चर हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है, वो फट जाता है। तो उस कंडीशन को हम परफोरेटेड ईयर ड्रम बोलते हैं। आप यहाँ पर देखिए रप्चर हो गया है। अगर आप इस वाली इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो कान का पर्दा है, वो फट गया है। उसमें क्या हो गया, इस प्रकार से ऐसी कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम परफोरेटेड ईयर ड्रम बोलते हैं। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की, मतलब ऐसे क्या क्या कॉजेस होते हैं जिसके कारण रप्चर हो सकती है हमारी ईयर ड्रम। तो फर्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर क्लीनिंग। अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो जो ईयर वैक्स होता है वो भी ज़्यादा जमने के कारण हो सकता है। देन साथ ही साथ अगर आप कोई ऑब्जेक्ट से साफ करते हैं और वो ज़्यादा ही इंसर्ट कर देते हैं अंदर, तो हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं क्या, इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर इन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रप्चर्ड ईयर ड्रम। तो देखिए क्या होता है, जो मिडिल ईयर वाला पार्ट होता है जिसमें कि ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, मेलियस इंकस स्टेपिस बोन होती हैं, अगर इस वाले एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये हमारे ईयर ड्रम को भी रप्चर कर सकता है। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। अगर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई के कारण अगर इन्फेक्शन होगा तो वो हमारे ईयर ड्रम को भी रप्चर कर सकता है। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं ट्रूमा कैन अल्सो कॉज परफोरेशन। तो देखिए क्या होता है, अगर एकदम से कोई ट्रूमा हो जाता है, हमारे सिर में कोई भारी चोट लग जाती है, तो चोट लगने के कारण भी क्या हो सकता है कि जो हमारा कान का पर्दा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, वो रप्चर हो सकती है, फट सकती है। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं सडन लाउड नॉइस। तो क्या होता है, एकदम से अगर सडनली कोई आवाज़, तेज सी आवाज़ सुनाई दे हमारे कानों में, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आ जाए, तो भी क्या हो सकता है कि जो हमारे कान के पर्दे होते हैं वो फटने के चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसके साथ मेडिकल प्रोसीजर, अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है हमारे हेड में या कान में कहीं भी, तो उसके कारण क्या क्या हो सकता है, धोखे में हो सकता है कि प्रोसीजर के कारण भी हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट हो जाए। ठीक है, इसके साथ अब हम बात करते हैं ब्रोट्रोमा। ब्रोटोमा क्या कहलाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, एनवायरनमेंट का प्रेशर बढ़ जाता है। तो एकदम से प्रेशर जब बढ़ता है तो हमारे कानों को भी अफेक्ट कर सकता है, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो गोताखोर होते हैं, अगर एकदम से बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं, तो गहराई में जाने पर क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने से भी क्या हो सकता है कि जो कान के पर्दे होते हैं वो फटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रैपिड चेंज इन दी एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो क्या होता है, अगर रैपिडली क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है अगर वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होने से हमारे कान पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो दबाव पड़ने से भी क्या हो सकता है, जो ईयर ड्रम होती है वो नुकसानदायक हो सकती है, वो फट जाती है। ठीक है, इसके साथ अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स क्या देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा यही होगा कि ईयर में बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, दर्द होगा। साथ ही साथ हियरिंग लॉस जैसी समस्या देखने को मिल सकते हैं, में भी हो सकता है व्यक्ति को सही से सुनाई ना दे। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिगो, मतलब कि व्यक्ति को चक्कर आने जैसी समस्या दिखेगी। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं एपिसोडिक ईयर इन्फेक्शन। तो क्या होता है, जो कान का पर्दा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं क्या, ईयर नोज और ब्रिंजिंग। तो इसमें क्या होता है, कान में भनभनाहट जैसी, झंझनाहट जैसी आवाज़ आएगी, सुनाई देगी। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं फेशियल वीकनेस। तो व्यक्ति का क्या होगा, फेशियल वीकनेस होगा। इसके साथ हम बात करते हैं डिसओरिएंटेशन, व्यक्ति को भूलने की बीमारी आएगी, कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, डिसओरिएंटेशन जैसी समस्या मिलेगी। फुलनेस ऑफ द ईयर, मतलब व्यक्ति को क्या होगा, कानों में एकदम से भारी भारीपन सा महसूस होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, भनभनाहट जैसी कंडीशन सुनाई देगी। इसके साथ ड्रेनेज ऑफ द, इसके साथ ही क्या करते हैं, ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर। तो क्या होता है कि अगर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है अगर ज़्यादा ही रप्चर हो जाती है, तो क्या होगा, ईयर से पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है, उसमें क्लियर फ्लूइड भी आ सकता है। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं अगर कान के पर्दे में क्या होगा, रप्चर हुआ है और उसमें परफोरेशन की समस्या आई है तो। ठीक है,
इसके साथ अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन के बाद हम टेम्पेनोग्राम करते हैं। टेम्पेनोग्राम में हम वाइब्रेशन को असेस करते हैं कि प्रॉपर साउंड की वाइब्रेशन इनर ईयर तक पास हो रही है कि नहीं हो रही है, मेलियस इंकस स्टेपिस प्रॉपर तरीके से वाइब्रेशन कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, उसे असेस करने के लिए टेम्पेनोग्राम किया जाता है। देन इसके बाद ऑटोस्कोपी की जाती है। ऑटोस्कोपी में क्या किया जाता है, एक ऑटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए विजुअलाइज किया जाता है इनर ईयर को, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखा जाता है, असेस किया जाता है कि जो रप्चर है कितनी कंडीशन में है और कौन सी कंडीशन अराइज हो रही है। तो विजुअलाइज करने के लिए ऑटोस्कोप का यूज किया जाता है। साथ ही साथ हम आइडोमेट्री करते हैं। आइडोमेट्री में क्या किया जाता है, डिफरेंट वॉल्यूम पर आवाज़ सुनाई देती है, साउंड सुनाया जाता है व्यक्ति को कि कितनी आवाज़ को वह सुन पा रहा है, कितनी आवाज़ को असेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आइडोमेट्री में करते हैं। देन इसके बाद कल्चर भी कर सकते हैं। जो भी क्या होता है, पस का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके थोड़े से पार्ट को लेकर उसका कल्चर किया जाता है कि कौन से बैक्टीरिया वायरस के कारण ऐसा इन्फेक्शन अराइज हो रहा है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक, अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो एंटीबायोटिक चलाते हैं। एनाल्जेसिक देते हैं पेन को कम करने के लिए। साथ ही साथ सिस्टेमिक एंटीबायोटिक एंड डीकॉन्जेस्टेंट ड्रॉप इन दी नोज आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर थ्रू द इंस्टिचियन ट्यूब। तो इसमें क्या होता है, ऐसी एंटीबायोटिक देते हैं हम जो कि क्या हो, पूरी तरीके से इफेक्टिव काम करे। और क्या करते हैं, हम डीकॉन्जेस्टेंट ड्रॉप का यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, जो इंस्टिन ट्यूब है उसमें जो दवाई है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच सके और जो हमारी मिडल ईयर है वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन अराइज ना हो, प्रॉपर तरीके से रहे। तो इस वाली जो स्टीन ट्यूब होती है इसमें हम प्रॉपर तरीके से दवाई डालते हैं, डीकॉन्जेस्टेंट ड्रॉप डालते हैं ताकि प्रॉपर जो ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है इस वाले एरिया में तो क्लीन हो सके और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं द क्लाइंट में बी आस्क्ड टू यूज अ मेडिकल ईयर इरिटेशन सॉल्यूशन सच एज बोरिक एसिड एंड एल्कोहल विच क्लीन द ईयर। तो हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, बोल सकते हैं पेशेंट को कि वह इरिटेशन करे तो सॉल्यूशन का जैसे कि बोरिक एसिड का यूज कर सकता है, एल्कोहल का यूज कर सकता है ताकि प्रॉपर तरीके से वह अपने ईयर को क्लीन कर सके। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं, एडवाइज द पेशेंट टू कीप द ईयर क्लीन एंड ड्राई व्हाइल ईयरिंग। तो इसमें क्या हो सकता है, हम पेशेंट से बोल सकते हैं कि जो पेशेंट का ईयर है, कान है, वो प्रॉपर तरीके से क्लीन करके रखे, प्रॉपर तरीके से सूखा करके रखे, ड्राई करके रखे। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं इफ़ द रप्चर ईयर ड्रम इज कॉजिंग पेन इन द डॉक्टर रिकमेंडेड यूजिंग इन अपर द काउंटर पेन मेडिकेशन सच एज एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर व्यक्ति की जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो कान का पर्दा है, वो रप्चर हो गया है तो क्या करे, डॉक्टर से रिकमेंड ले, डॉक्टर को दिखाए। और अगर डॉक्टर बोल रहे हैं काउंटर पेन मेडिकेशन देने के लिए तो एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन चलाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेडिकल मैनेजमेंट होता है जो कि किया जाता है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की कि सर्जरी के माध्यम से कैसे रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट है टेम्पेनोप्लास्टी। टेम्पेनोप्लास्टी के माध्यम से जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, जो कान का पर्दा होता है, उसे रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है सर्जरी के माध्यम से। तो इसके कुछ टाइप होते हैं जैसे कि टाइप 1 टेम्पेनोप्लास्टी। टाइप 1 टेम्पेनोप्लास्टी में क्या किया जाता है, सिर्फ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में अगर परफोरेशन होता है तो उस परफोरेशन को ग्राफ्ट के माध्यम से रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है। इसके साथ हम बात करते हैं टाइप 2 टेम्पेनोप्लास्टी। तो इसमें टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के साथ साथ अगर मेलियस में कोई इरोजन होता है तो हम ग्राफ्ट प्लेस करते हैं इंकस के ऊपर, या मेलियस का कोई रिमेन पार्ट बच जाता है तो उस पर रखते हैं और उसे रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 3 टेम्पेनोप्लास्टी। तो इसमें मेलियस इंकस अगर दोनों का ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो हम ग्राफ्ट स्टेपीस पर रखते हैं और रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप 4। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप 4 टेम्पेनोप्लास्टी। टाइप 4 टेम्पेनोप्लास्टी में क्या होता है कि जो स्टेपीज होती है अगर ये भी पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और इसका सिर्फ क्या होता है, फुट प्लेस बचता है, तो हम ग्राफ्ट प्लेस करते हैं ओवल विंडो या राउंड विंडो के ऊपर, क्या करते हैं, ग्राफ्ट स्पेस करते हैं और वहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है, इसके साथ अब हम बात करते हैं टाइप 4 टेम्पेनोप्लास्टी। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब स्टेपीज की फुट प्लेट स्थिर होती है, तो हम टाइप 4 टेम्पेनोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है।